ओके। हेलो एवरीवन। पहले तो आप ये बताएं कि हमारी साउंड क्लियर है। माइक बिल्कुल, आप लोगों को हमारी आवाज़ बिल्कुल क्लियर है? एक बार आप लोग वहाँ से मुझे बता दें ताकि फिर हम आगे क्लास को कंटिन्यू कर सकें। हेलो जी, आवाज़ मेरी क्लियर है आप लोगों के पास? एक बार आप लोग बच्चे वहाँ से अगर हमें आप बता दें कि आवाज़ क्लियर है तो हम क्लास को फिर आगे प्रोसीड किया जाए। ओके, ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 11th एंट्रेंस सिलेबस। 11th एंट्रेंस में अगर हम बात करें सबसे पहले कि जो एएमयू 11th एंट्रेंस का सिलेबस डिज़ाइन किया गया है, ज़रा सा इस चीज़ों पे पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, जो आपके एएमयू 11th एंट्रेंस का जो सिलेबस है, ये पेन, ओके नाउ, वन सेकेंड, यहाँ फिर प्रॉब्लम कर रहा है क्रिएट। नाउ अब आया, ओके ठीक है। जो आपके एएमयू 11th एंट्रेंस का सिलेबस है, एएमयू 11th एंट्रेंस में टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं वो होते हैं 100 मार्क, 100 क्वेश्चंस। और हर एक क्वेश्चंस को वैल्यू जो दी जाती है, हर एक क्वेश्चंस की जो आपके पास वेटेज होता है, वो ईच क्वेश्चंस कैरी 1 मार्क्स। हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी आपके जो टोटल नंबर हो गए बेटा, वो हो गए 100 मार्क्स के। तो हर एक क्वेश्चंस के लिए आपको दिए जा रहे हैं 1 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का आपके पास क्या है, टोटल पेपर होता है। इस 100 मार्क्स के अगर पेपर्स में देखा जाए तो मैथमेटिक्स का जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा रहता है बच्चों। जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं 30 मार्क्स के, यानी 30 क्वेश्चंस होते हैं। साइंस स्ट्रीम में, साइंस में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 50, जिसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैं आप लोगों का ये वाला पोर्शन डील करूंगा बायोलॉजी का, ठीक है। बायोलॉजी से कितने क्वेश्चंस आते हैं इस चीजों को देख लेते हैं। हर ईयर ऑन एन एवरेज देखा गया है कि बायोलॉजी से तकरीबन 18 क्वेश्चंस या 17 या कई बार देखने के लिए मिला है 16 भी क्वेश्चन। तो 16 और 18 का रेशियो ही रहता है क्वेश्चंस में, ये बात आप खास ख्याल रखिएगा। जिसमें आपका जो सिलेबस है वो क्लास 9th से रहता है और क्लास 10th से रहता है क्वेश्चंस। कहां से क्वेश्चंस रहते हैं बच्चों? क्लास 9th और क्लास 10th से। क्लास 9th में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, टिश्यू है, बायोडाइवर्सिटी है, वाई डू बी फॉल इल है, एंड इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज है। उसी तरीके से क्लास 10th में है लाइफ प्रोसेस, जिसमें काफी एक लंबा वेटेज है लाइफ प्रोसेस का। फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, और उसके बाद हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। देखिए, जो नए एनसीईआरटी का जो सिलेबस है सीबीएसई का, उसमें क्लास 9th से बायोडाइवर्सिटी को हटा दिया गया है। उसी तरीके से क्लास 10th से भी इवोल्यूशन को हटा दिया गया है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के पार्ट को। पॉइंट बी नोटेड, यहां पर ये बताने का ये मतलब है मेरा कि वहां पर आपके जो 10th से या 9th से जो सिलेबस सीबीएसई ने हटाया है, वो एएमयू 11th एंट्रेंस ने नहीं हटाया है उसे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, लाइक बायोडाइवर्सिटी क्लास 9th में नहीं पढ़ना है सीबीएसई के रेगुलर स्टूडेंट को या एएमयू बोर्ड के रेगुलर स्टूडेंट को, लेकिन एएमयू 11th एंट्रेंस में जो सिलेबस उसके वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, जो सिलेबस वहां पे डला हुआ है, उस पे बायोडाइवर्सिटी मेंशन है, वहां से नहीं एलिमिनेट किया गया। उसी तरीके से एवोल्यूशन पार्ट से भी, एवोल्यूशन, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का जो एवोल्यूशन एलिमिनेट कर दिया गया था, वो भी वहां से एलिमिनेट नहीं हुआ है, वो भी वहां पर एएमयू 11th एंट्रेंस में आ ही रहा है एज इट इज। ठीक है। उसके बाद आपके 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं बेटा, वो होते हैं जीके प्लस इंडो इस्लामिक के। करेक्ट। टोटल हो गए 100 क्वेश्चंस। खैर,
हम जो बाकी टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, बाकी बात करेंगे, हम बेसिकली बात करेंगे किसके ऊपर, अपने टॉपिक के ऊपर, अपना सब्जेक्ट के ऊपर, बायोलॉजी के ऊपर। ठीक है बच्चों? ओके, आप लोगों का मैं एक बार देख लूं कि आवाज वगैरह सब बिल्कुल साउंड क्लियर है आप लोगों के साथ? ओके, एक सेकेंड। ठीक है, ओके, वालेकुम अस्सलाम, गुड। ओके, ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। ठीक है, ओके बच्चों, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। आई होप बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ें पता भी होगी, जिनको नहीं पता होगा वो उन्होंने क्लियर कर लिया है। तो अब हम लोग आगे अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं। देखो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो डील करने वाले हैं, सबसे पहले क्लास 9th के पोर्शन को डील कर रहे हैं। अच्छा, जो बच्चे अभी 10th अपियर में होंगे, उनका भी लास्ट ईयर 9th पढ़ा हुआ थोड़ा डिले हो गया, लेट हो गया है, ठीक है, उनको भी रिकॉल हो जाएगा, और जो ड्रॉप ईयर स्टूडेंट है उनके लिए भी बेनिफिट रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, गुड। अब जो है हम लोग बात करते हैं बेटा किन चीज़ों के बारे में, हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर है, वो चैप्टर क्या है बेटा? सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले हम बिना टाइम को स्किप किए हुए हम चीज़ों को हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर है अपना क्या बेटा? सेल। सेल के बारे में अगर हम लोग बात करें कि सेल होता क्या है, सेल कहाँ से अराइज हुआ, क्या हुआ, इन चीज़ों को समझते हैं। सेल वर्ड का सबसे पहले अगर बच्चों हम डिफिनेशन की बात करें तो सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, या हमारा आप लिख सकते हैं बच्चों यहां पर यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉरी, एक सेकेंड, वन सेकेंड, अरे यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या है बेटा यहां पर? मतलब ये कि जितने भी सेल जो है एक सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल है, किसके अंदर? बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरली वाइज और फंक्शनली वाइज किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी लाइफ के अंदर। गॉट इट माय पॉइंट? मैंने क्या कहा? एक चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, आइदर वो यूकैरियोटिक हो। गेटिंग माय वर्ड्स? एक आप प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखें, एक बैक्टीरिया से लेकर के एक यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हम और आप है ह्यूमन बीइंग के अंदर, इन सब दोनों के अंदर अगर हम बात करें तो सेल जो है वो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। गेटिंग माय वर्ड्स? मैंने क्या कहा? स्ट्रक्चरल वाइज यानी कि उसके बनावट के आधार पर, और फंक्शनल वाइज यानी उसके काम करने के बुनियाद पे, सेल इज द बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सवाल ये उठता है बच्चों कि हु डिस्कवर सेल। कई बार सवाल एमयू 11th एंट्रेंस में आया है कि हु डिस्कवर सेल। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए बच्चों, डेट था 1665। साइंटिस्ट का नाम था बच्चों रॉबर्ट हुक। क्या नाम था साइंटिस्ट का बच्चों? रॉबर्ट हुक। डिस्कवर फर्स्ट टाइम लिव सेल। डिस्कवर फर्स्ट टाइम सेल। अच्छा बच्चों, पॉइंट बी नोटेड, यहां से याद रखिएगा कि सबसे पहली बार सेल को डिस्कवर किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। डेट क्या था? 1665। डेट क्या था बच्चों? 1665। डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। डिस्कवर कहां किया बेटा? इनसाइड द ओनियन पील सेल्स, कॉक सेल्स के अंदर। पॉइंट बी नोटेड, उन्होंने डिस्कवर जिस सेल को किया था वो सेल आखिर था क्या बच्चों? वो था सेल वॉल। वो क्या था बच्चों? सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल के बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल होता क्या है। अभी आप इतना समझ ले कि जितने भी प्लांट सेल होते हैं वो सारे के सारे बाउंडेड होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक उसकी लेयर होती है। एवरी प्लांट सेल्स इज बाउंडेड विद द, या आप लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, इन अ प्लांट सेल आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अ लेयर इज प्रेजेंट
कॉल्ड एज सेल वॉल। पॉइंट बी नोटेड। सेल वॉल कैसा होता है? सेल वॉल होता है बच्चों डेड। सेल वॉल कैसा होता है बच्चों? डेड होता है, नॉन लिविंग होता है। तो यानी यहां से ये सवाल निकलता है, आंसर ये निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर किया था वो सेल कैसा था? डेड सेल था। और वो सेल का क्या पार्ट था? सेल का पार्ट था वो सेल वॉल, 1665 में। गेटिंग माय वर्ड्स? नाउ कम टू द अनदर पॉइंट। अब सवाल ये उठता है कि जब रॉबर्ट हुक ने लिविंग डेड सेल को डिस्कवर किया तो लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया? आएंगे इस पॉइंट पे भी। 1674 में साइंटिस्ट थे एंटोन वॉन लीवेनहॉक, वहां हम आएंगे। लेकिन उससे पहले रॉबर्ट हुक के बारे में जरा कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं बच्चों। देखें, अगर हम बात करें यहां पर किनके बारे में, रॉबर्ट हुक को हम लोग जानते हैं एक और नाम से, रॉबर्ट हुक नोन एज अ फादर ऑफ साइटोलॉजी। इनको क्या कहा जाता है बेटा? रॉबर्ट हुक known as father of साइटोलॉजी। अब बच्चों जाहिर सी बात है, सेल को जिन्होंने डिस्कवर किया उसको हम लोग क्या कहेंगे? उनको हम लोग क्या कहेंगे? फादर कहेंगे या नहीं कहेंगे बेटा? तो जाहिर सी बात है कि सेल के बारे में, यानी हम कह सकते हैं रॉबर्ट हुक इज नोन एज फादर ऑफ सेल। अच्छा, साइटोलॉजी क्या है? सवाल आया भी है कि व्हाट डू यू मीन बाय द साइटोलॉजी? तो याद रखिएगा बच्चों, स्टडी अबाउट द सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? स्टडी अबाउट द सेल is known as क्या कहेंगे बच्चों से हम लोग उसे कहेंगे साइटोलॉजी। रॉबर्ट हुक साहब ने सबसे पहली बार सेल को डिस्कवर किया, इसलिए हम लोग इनको फादर ऑफ सेल कहेंगे। यानी हम इसको लिख सकते हैं स्टडी अबाउट द सेल इज नोन एज साइटोलॉजी, यानी रॉबर्ट हुक नोन एज अ फादर ऑफ साइटोलॉजी। गेटिंग माय वर्ड्स? नाउ एक सवाल ये उठता है कि यहां पर अगर आप देखेंगे कि सेल के बारे में, आखिर द वर्ड सेल अराइज कहां से हुआ? ये पहली बार वर्ड सेल आया कहां से? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए जरा। यहां तक समझ में आ गई? इसके पीछे एक कहानी है कि द वर्ड सेल अराइज कहां से हुआ, क्या इसके पीछे लॉजिक है, इसको समझते हैं। पहले मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक। ठीक है, आप लोगों का देख लें जरा, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है आप लोगों को? हेलो सर, Robert, एक सेकेंड, जस्ट मिनट। ओके, डी इमरान के, ठीक है, के स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल कौन है ये? जमशेद साहब फैजी कह रहे कि स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। नोट क्या करें सर? जो आपको लिखाया गया है उसको आप नोट कर ले। ठीक है, सब ठीक है सर, ओके ठीक है, हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। यहां तक आप लोगों ने समझ लिया इसको, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें कि द वर्ड सेल इज अराइज फ्रॉम, अगर मैं आपसे कहूं द वर्ड सेल इज अराइज फ्रॉम लैटिन वर्ड, कहां से लिया गया बच्चों? लैटिन वर्ड से लिया गया है। और लैटिन में एक वर्ड है क्या है लैटिन वर्ड? वो लैटिन वर्ड है वो सेलुला। लैटिन वर्ड सेलुला। अब बच्चों इसके पीछे ना एक कहानी है, कहानी को समझते हैं कि आखिर सेलुला का मतलब क्या होता है, सेलुला क्यों रखा गया, सेलुला से ही क्यों लिया गया। विच मीन्स a little room a short compartment a short compartment a hexagonal structure
हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और हनीकम लाइक स्ट्रक्चर। बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे देखने के लिए यहाँ पर बच्चों, कई बुक में सारी चीजें लिखी हुई हैं। देखिए एक्चुअली में रॉबर्ट हुक रहने वाले थे बच्चों डच के, और वहां पे एक लैंग्वेज यूज होता है लैटिन। तो रॉबर्ट हुक ने जब सबसे पहली बार सेल को माइक्रोस्कोप के अंडर द माइक्रोस्कोप देखा, तो उन्हें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो मैं बना रहा हूं आपके सामने। रॉबर्ट हुक को बच्चों कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया जिसके पास 6 कॉर्नर प्रेजेंट है, या आप कह सकते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, या आप कह सकते हैं, आपने कभी देखा होगा इस तरीके के स्ट्रक्चर को तो आपको लगेगा देख करके कि ये स्ट्रक्चर हनीकम लाइक स्ट्रक्चर है। मधुमक्खी के आप कभी ब्लॉकेज को देखेंगे, छत्ते को देखेंगे, हनीकम को देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। करेक्ट? तो देखिए अगर आप इसमें तो 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर प्रेजेंट है, एक शॉर्ट कंपार्टमेंट, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स लग रहे हैं, ठीक है ना, एक छोटे छोटे लिटिल रूम लग रहे हैं आपको देखने के लिए। तो लैटिन में ऐसे वर्ड जो ऐसे शॉर्ट कंपार्टमेंट्स हो, लिटिल रूम हो या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो, उसको क्या कहा जाता है बेटा? सेलुला कहा जाता है वहां पर। तो उस सेलुला से रॉबर्ट हुक साहब ने ऊला हटा करके इसका क्या नाम रखा बेटा? सेल नाम रखा। तो क्वेश्चन इज दैट हियर कि द वर्ड सेल इज ड्राइव फ्रॉम डैश वर्ड। द वर्ड, क्वेश्चन क्या है बच्चों? द वर्ड सेल इज अराइज फ्रॉम डैश वर्ड। आप क्या जवाब दीजिएगा बच्चों? सेलुला। जो वर्ड सेल लिया गया है वो कहां से लिया गया है? सेलुला वर्ड से लिया गया है, विच मीन्स जिसका क्या मतलब होता है? अ लिटिल रूम, अ शॉर्ट कंपार्टमेंट, अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, अ हनीकम लाइक स्ट्रक्चर। समझ में आ गई बातें यहां पर? यहां तक में कोई दिक्कत, किसी को कोई सवाल हो तो बताइए बच्चों। ओके सर आप बहुत अच्छा, ओके ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तो पढ़िए बेटा। ओके यस सर, हाय सर, हेलो हेलो, ओके अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। रॉबर्ट हुक इन 1665, यस बेटा, रॉबर्ट हुक 1665 में सबसे पहली बार सेल को डिस्कवर किया था। वेरी गुड। ओके पॉइंट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, हम लोग आगे फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। यहां तक सभी को समझ में आ गया? किसी को भी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो आप मुझे बता सकते हैं बच्चों, विदाउट एनी हेजिटेशन। आप अपने कमेंट्स को वहां पे डालिए, हम लोग देखते हैं। ओके हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर इन चीजों के बारे में बात करते हैं कि रॉबर्ट हुक साहब ने जिस चीजों को अपने स्टडी किया, उन्होंने सेल के बारे में जो भी चीजें एब्जॉर्ब किया, देखा उन्होंने जो भी चीजें अध्ययन किया, स्टडी किया, उन सब को एक बुक के फॉर्म में बाइंड कर दिया। मैं क्या कह रहा हूं? रॉबर्ट हुक जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं आपको ये पेन दूं और कहूं कि इस पेन के बारे में आपको कुछ चीजें पढ़नी है, देखनी है और बतानी है इसके बारे में क्या है, तो आप कहोगे सर इसके 2 कॉर्नर्स प्रेजेंट हैं, टिप है पोजीशन, लोअर वाला ज्यादा है टिप, इस तरीके का कॉनिकल्स आप बताएंगे। तो रॉबर्ट हुक साहब ने भी ऐसे ही सेल के बारे में जो चीजें देखा, जो चीजें उन्होंने स्टडी किया, उन सब को एक बुक के फॉर्म में लिख डाला। और वो बुक का नाम क्या था, उन चीजों पे बात करते हैं। और वो बुक पब्लिश कहां हुई, यहां से भी क्वेश्चन आया है बच्चों। तो रॉबर्ट हुक रोट अ बुक अबाउट हिज वर्क। मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर? रॉबर्ट हुक wrote a book about his work. Robert Hooke wrote a book about his work, which is published in London. बच्चों जो कि कहां पब्लिश हुआ? लंदन में पब्लिश्ड हुआ इन 1665। यस पॉइंट बी नोटेड। जो बुक भी पब्लिश हुआ लंदन में, वो बुक 1665 में ही पब्लिश हुआ है। एंड द बुक नेम इज, और किताब का नाम बच्चों याद रखिएगा, एंड द बुक नेम इज माइक्रोग्राफिया। किताब का क्या नाम था बच्चों? माइक्रोग्राफिया। पॉइंट बी नोटेड। ये सवाल आया है एमयू 11th एंट्रेंस में
कि रॉबर्ट हुक रोट अ बुक अबाउट हिज वर्क एंड द बुक नेम इज 2012 में या 13 के सेशंस में? क्या मैं कह रहा हूं? रॉबर्ट हुक रोट अ बुक अबाउट हिज वर्क। रॉबर्ट हुक साहब ने जो भी चीजें देखा, जो भी चीजें एब्जॉर्ब किया, उन्होंने उन चीजों को एक बुक के फॉर्म में, एक किताब के बुक के फॉर्म में बाइंड किया, विच इज पब्लिश्ड इन लंदन। जो कि पब्लिश कहां हुआ बच्चों? लंदन में 1665 में। यस, सेल को डिस्कवर ऐसा माना जाता है। आप हायर स्टडीज के बुक में पढ़िएगा तो वहां पर देखने के लिए मिलेगा कि जो सेल की स्टडी हुई थी, सेल को सबसे पहली बार एब्जॉर्ब किया गया था, देखा गया था, वो ईयर के स्टार्टिंग में किया गया था। और ये बुक जो पब्लिश हुई थी इनकी लास्ट में पब्लिश हुई थी। तो रॉबर्ट हुक रोट अ बुक अबाउट हिज वर्क which is published in London in 1665 and the book name, मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों कि किताब का नाम जरूर याद रखिएगा, the book name is माइक्रोग्राफिया। क्लियर? चलिए बच्चों नोट कीजिए यहां तक आप लोग। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग अगले सवाल पे आते हैं बेटा। अब हमने देखा था कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल को डिस्कवर किया था, आखिर वो सेल कैसा था बच्चों? वो सेल था नॉन लिविंग, यानी सेल वॉल था और नॉन लिविंग था। तो बच्चों लिविंग सेल को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? देखिए बच्चों, एक साइंटिस्ट थे 1674 में आए, वो डेट जरूर याद रखिएगा, और जिनका नाम था बच्चों एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब आए। he discovered first time living cell. He discovered first time living cell inside the pond water. Inside the pond water. याद रहेगा बच्चों मैंने क्या कहा? हु डिस्कवर फर्स्ट टाइम लिविंग सेल। देखिए पॉइंट यहाँ पर एक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बच्चे अक्सर जल्दी जल्दी में कंफ्यूज हो जाते हैं और जल्दी जल्दी में क्वेश्चंस गलत कर देते हैं। अगर सवाल ये है सिर्फ कि हु डिस्कवर सेल, तो आप क्या आंसर लगाइएगा? रॉबर्ट हुक। बट क्वेश्चन अगर ये है कि हु डिस्कवर लिविंग सेल, तो आप क्या जवाब दीजिएगा बेटा? हु डिस्कवर लिविंग सेल? एंटोन वॉन लीवेनहॉक। डेट क्या याद रखिएगा बेटा? 1674। 1674 में रॉबर्ट हुक ने तालाब के नाले के गंदे पानी को लिया, एक ड्रॉप को लेकर के उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो उन्हें क्या दिखाई दिया बेटा? एक्चुअली में बैक्टीरिया दिखाई दिया। बट उन्होंने उस टाइम पे उसे बैक्टीरिया नहीं करार दिया था, उन्होंने उस टाइम पे उसे बैक्टीरिया नहीं बताया था। उन्होंने कहा कि ये लिविंग सेल है, और लिविंग सेल का क्रेडिट किसको जाता है बेटा? रॉबर्ट हुक को नहीं जाता है, एंटोन वॉन लीवेनहॉक साहब को जाता है इन 1674। अच्छा, एक सवाल और यहां से पूछ सकता है कि हु डिस्कवर फर्स्ट टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो एक्चुअली में मैंने बताया आपको कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या था? बैक्टीरिया था। तो अगर आपसे सवाल ये आए कि हु डिस्कवर फर्स्ट टाइम क्या चीज बेटा? लिविंग सेल, और या फिर आपके पास क्वेश्चन हो कि हु डिस्कवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तब भी आप आंसर क्या लगाइएगा बेटा? एंटोन वॉन लीवेनहॉक इन 1674। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। सेम साइंटिस्ट 1678 में, साइंटिस्ट सेम है बच्चों, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ही साहब हैं। एंटोन वॉन लीवेनहॉक। एक सेकेंड, इन्होंने डिस्कवर किया बच्चों ह्यूमन स्पर्म सेल को, ह्यूमन स्पर्म सेल को भी इन्होंने ही डिस्कवर किया था। उसके बाद अगर बात करें यहां पर ये चीजों को, तो याद रखिएगा ह्यूमन स्पर्म सेल को हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? ह्यूमन स्पर्म सेल को हम लोग मेल गैमीट भी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? मेल गैमीट भी कहेंगे हम लोग। तो पॉइंट भी नोटेड, मैंने क्या कहा कि एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने 1678 में ह्यूमन स्पर्म सेल को यानी मेल गैमीट को डिस्कवर किया था। स्पर्म सेल के बारे में बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के रिप्रोडक्शन चैप्टर में, वहां पर इसके स्ट्रक्चर सारी चीजों को वहां पर देखा जाएगा। चलिए इसे नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। ओके, ठीक है।
ओके यस, ठीक, आवाज वॉइस वगैरह सारी चीजें क्लियर है, ठीक है, यस सर, ओके, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। अब आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर बच्चों, तो डेट को थोड़ा सा आगे इंक्रीज करते हैं। ऐसा नहीं कि साइटोलॉजी रुकी रही, स्टडी अबाउट द सेल रुका रहा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, स्टडी अबाउट द सेल चलता रहा। बट 11th एंट्रेंस के लेवल पे थोड़ा उतना डेप्थ में नहीं जाना है, हम सीधा आ जाते हैं 1831 में। कहा जाते हैं बच्चों? 1831 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, एंड क्या चीज बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन। इनका नाम था बच्चों क्या? रॉबर्ट ब्राउन। He discovered first time nucleus. Discover first time nucleus. इन्होंने किस चीजों को डिस्कवर किया बेटा? न्यूक्लियस को। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि न्यूक्लियस होता क्या है, तो समझिएगा न्यूक्लियस क्या होता है बेटा। इनसाइड द सेल, मान लीजिए कि ये आपके पास एक सेल है, इस सेल के अंदर बच्चों एक राउंड स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? एक राउंड स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और उस स्ट्रक्चर को हमारा आप कहते हैं क्या बच्चों? न्यूक्लियस कहेंगे। विच कंसिस्ट जेनेटिक मटेरियल। ये डबल बाउंडेड सेल ऑर्गेनल है, अभी हम लोग आगे डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अभी आप समझिए कि सेल के अंदर एक ये सेल है आपके पास, ये क्या है बच्चों? ये सेल है। इस सेल के अंदर जो राउंड स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर यहां पर आपको दिख रहा है, इस राउंड स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम लोग? न्यूक्लियस कहेंगे। इस राउंड स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ही बच्चों जेनेटिक मटेरियल यहां पर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्रोमैटिन कहते हैं। अभी आप इतना समझें, हम न्यूक्लियस में जब जाएंगे तो सारी चीजों को देखेंगे कि क्रोमैटिन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। अभी आप इतना समझिए यहां पर कि सेल के अंदर एक राउंड स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और उस राउंड स्फेरिकल लाइक स्ट्रक्चर को हम और आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, विच कंसिस्ट जेनेटिक मटेरियल। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। याद रखिएगा बच्चों, एक सवाल और यहां से, अभी अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, सिर्फ और सिर्फ सेल हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, क्लियर? तो यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज, हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं बच्चों? ब्रेन ऑफ द सेल के भी नाम से जानते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल के नाम से भी जानेंगे। Why? Because it control all cells. ये पूरे सेल को क्या करता है बच्चों? कंट्रोल करता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ब्रेन ऑफ द सेल के भी नाम से जानेंगे। क्लियर? अच्छा, अब बाकी डिटेल जो है इसके न्यूक्लियस के बारे में, जब हम न्यूक्लियस टॉपिक को डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो वहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये डबल बाउंडेड है, आउटर मेम्ब्रेन का काम क्या है, इनर मेम्ब्रेन का काम क्या है, कौन कैसे नेचर में होते हैं, क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सारी चीजों को देखेंगे। यहां तक में कोई सवाल, कोई दिक्कत हो तो बताइए बच्चों, आप लोग नोट कीजिए इसे। सर स्लो मोड में नंबर है, वीडियो का प्लीज ऑफ कर दीजिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं? सर स्लो मोड नंबर है, वीडियो का प्लीज ऑफ कर दीजिए। स्लो मोड इज ऑन, ओके। Send a message in every 1 minute. Okay, 1 second. ओके, चलिए मैं टेक्निकल टीम से बात करता हूँ, इसको देखता हूँ कि क्या कर सकते हैं। स्लो मोड यहाँ पर क्या है, चलिए बात करते हैं हम लोग आगे बेटा। यहाँ पर आगे यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, आई होप, ठीक है। हम लोग आगे बात करते हैं कि 1831 के बाद क्या हुआ। बेटा एक साइंटिस्ट आए,
1838 में। साइंटिस्ट क्या है बेटा? 1838 में। एक्चुअली में यहां पर एक साइंटिस्ट नहीं बच्चों, दो साइंटिस्ट थे। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्लाइडेन, एम स्लाइडेन कहते हैं इनको, मैथ्यूस स्लाइडेन। और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था बेटा टी स्वान। बच्चों याद रखिएगा, स्लाइडेन वाज अ बॉटनिस्ट। स्लाइडेन क्या थे बच्चों? बॉटनिस्ट थे। और स्वान वाज अ zoologist। स्वान क्या थे बच्चों? zoologist थे। नाउ याद रखिएगा कि स्लाइडेन वाज अ बॉटनिस्ट, स्वान वाज अ zoologist। पॉइंट बी नोटेड। यहां पर याद रखिएगा कि बॉटनिस्ट किसको कहते हैं, मैं आपको बता दूं कि स्टडी अबाउट द प्लांट सेल इज नोन एज बॉटनी एंड द पर्सन हु डील विद द बॉटनी ब्रांच इज नोन एज बॉटनिस्ट। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों? यहां पर लिख सकते हैं स्टडी अबाउट द प्लांट सेल, स्टडी अबाउट प्लांट सेल, study about the plant cell is known as, क्या कहेंगे बच्चों से हम लोग? बॉटनी बोलेंगे। और स्टडी अबाउट द एनिमल सेल, स्टडी अबाउट द एनिमल सेल, अगर कोई पर्सन एनिमल सेल के बारे में स्टडी करता है, इज नोन एज, क्या कहेंगे बच्चों? उसे कहेंगे zoology। मैंने क्या कहा यहां पर? एंड द स्टडी अबाउट द प्लांट सेल इज नोन एज बॉटनी एंड द स्टडी अबाउट द एनिमल सेल इज नोन एज zoology। क्लियर? एंड द पर्सन हु डील विद द बॉटनी ब्रांच, यानी प्लांट सेल्स के बारे में अगर कोई पढ़ेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? उसे हम लोग कहेंगे बॉटनिस्ट। तो यानी स्लाइडेन जो थे वो बॉटनिस्ट थे, यानी वो प्लांट के बारे में स्टडी करते थे। और जो स्वान थे वो zoologist थे, यानी वो एनिमल सेल के बारे में स्टडी करते थे। इन दोनों ने मिलकर के, यानी स्लाइडेन एंड स्वान, बोथ ही प्रपोज द सेल थ्योरी, ही गिव्स सेल थ्योरी। किस चीजों को दिया इन्होंने बच्चों? सेल थ्योरी को दिया। कई बार सवाल आया है ये हु गिव्स द सेल थ्योरी, एमयू 11th एंट्रेंस में ये कई बार आपके सवाल आ चुके हैं बच्चों कि हु प्रपोज द सेल थ्योरी। तो आप क्या जवाब दीजिएगा? हु प्रपोज द सेल थ्योरी? स्लाइडेन एंड स्वान। डेट याद रखिएगा बच्चों 1838। क्लियर? मैं क्या कह रहा हूं यहां पर? डेट आपको क्या याद रखना है? 1838। दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन थे और दूसरे क्या थे बच्चों? स्वान थे। ही प्रपोज द सेल थ्योरी। इन्होंने किस चीजों को प्रपोज किया बेटा? सेल थ्योरी को प्रपोज किया। अब सेल थ्योरी है क्या चीज, इस बातों को जरा सा समझ ले। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग दो स्टेटमेंट है बच्चों। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कितने स्टेटमेंट है? दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, स्लाइडेन ने ये कहा, चूंकि ये बॉटनिस्ट थे, इन्होंने प्लांट सेल के बारे में स्टडी किया और इन्होंने कहा कि इन द प्लांट सेल द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के अंदर भी अगर देखा जाए तो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट होगा वो क्या होगा बेटा? वो सेल होगा। पहला बात क्लियर हो गया यहां पर। स्वान साहब ने दूसरे बारे में, स्वान साहब ने दूसरे बारे में कहा, ये zoologist थे, तो इन्होंने भी ठीक एक साल बाद 1839 में, एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो जो स्वान आए थे वो आए थे बच्चों 1839 में। स्वान कब आए थे? 1839 में आए थे। और इन्होंने भी कहा कि नहीं भाई, इन एनिमल सेल, एनिमल के केसेस में भी हम और आपके अंदर भी जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसे भी हम और आप क्या कहते हैं? सेल कहेंगे। सेल ही उसके अंदर भी, एनिमल के अंदर भी बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है बच्चों? स्वान ने प्लांट सेल के अंदर ये कहा कि एवरी प्लांट इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल। जितने भी प्लांट होते हैं वो सारे के सारे किस चीजों से मिलकर के बने हुए होते हैं बेटा? ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। स्वान ने भी एनिमल सेल के बारे में जब स्टडी किया, इन्होंने भी कहा कि भैया एनिमल सेल के अंदर भी, एनिमल भी जो होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर के बने हुए होते हैं। तो यानी हो सकता था कि दोनों की थ्योरी अलग हो, एनिमल अलग चीज है, प्लांट अलग चीज है,
लेकिन ऐसा नहीं है, चाहे वो प्लांट हो। मैंने शुरुआत में जो अपने अब सबसे पहला डिफिनेशन हमने लिखा था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, XYZ। समझ में आ रही बात है? जिसके अंदर भी कुदरत ने लाइफ दिया है, भगवान ने लाइफ दिया है, उसके अंदर जो सबसे बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होगा वो सेल होगा। इसीलिए क्रेडिट, ये डेट आप भूल जाएं, 1839 को आप भूल जाएं बच्चों, डेट अपन क्या याद रखेंगे, 1838 याद रखेंगे। और दो साइंटिस्ट को क्रेडिट जाएगा, स्लाइडेन और स्वान को जाएगा क्रेडिट। ही प्रपोज द सेल थ्योरी, और सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग दो स्टेटमेंट रहा। पहला स्टेटमेंट जिसे हम और आप आज के डेट में किस नाम से जानते हैं, सेल डेफिनेशन के नाम से जानते हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा स्टेटमेंट क्या रहा बच्चों, दूसरा स्टेटमेंट ये रहा कि इन एवरी प्लांट और एनिमल ही इज मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेल। क्लियर टू एवरीवन? चलिए नोट कीजिए इसको जरा। रॉबर्ट हुक 1665, यस बेटा, कितनी बार कहेंगे रॉबर्ट हुक 1665? ओके, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो बच्चों, डेट यहां से एक चीज इसमें थोड़ी सी कह लो कि त्रुटि रह गई थी, थोड़ी सी कमी रह गई थी। तो इसको मॉडिफाइड करने के लिए एक साइंटिस्ट आए, और उस साइंटिस्ट का नाम क्या था बच्चों? उस साइंटिस्ट का नाम था मैक्स डुजार्डिन। नहीं नहीं, उसका नाम था साइंटिस्ट का, क्या बता सकते हैं आप लोग? ये नोट कर लिया था आप लोगों ने? एक साइंटिस्ट आए 1855 में, और उन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया, और उनका नाम था रोडाल्फ विर्चो। क्या नाम था बच्चों? आर विर्चो, रोडाल्फ विर्चो। ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, he modified the cell theory, इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाइड किया। he gives a term, he gives a term, इन्होंने एक टर्म को दिया, और वो टर्म क्या था बच्चों? याद रखिएगा, एक लैटिन में ही एक वर्ड कहा इन्होंने, और वो वर्ड था ओमनी सेलुला। सेलुला, ई सेलुला, ओमनी सेलुला, ई सेलुला। पॉइंट याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जाएगा हु गिव्स द टर्म ओमनी सेलुला, ई सेलुला, आप क्या जवाब देंगे? आप जवाब देंगे रोडाल्फ विर्चो, आर विर्चो। डेट क्या देखेंगे बच्चों? 1855। ही मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, ही सेड ओमनी सेलुला, ई सेलुला। एक्चुअली में ये कैसा वर्ड है बच्चों? ये एक लैटिन वर्ड है। ये कैसा वर्ड है बच्चों? लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब ये होता है कि एवरी न्यू सेल्स इज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जितनी भी नई सेल्स हमारे बॉडी के अंदर फॉर्म्ड होते हैं, वो सारे नए सेल पुराने सेल के टूटने की वजह से बनता है, पुराने सेल के डिवीजन की वजह से बनता है। ओके, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं बच्चों? यहां पर कह रहा हूं एवरी न्यू सेल्स, जितने भी हमारे बॉडी के अंदर नए सेल बनेंगे, इज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी हमारे बॉडी के अंदर एक सेल, ओल्डर सेल जब डिवाइड करेगा ना, तो हमारे अंदर न्यू सेल्स का फॉर्म होगा। ये इस लैटिन वर्ड का मतलब है, और इस चीजों को समझाया हमारे साइंटिस्ट रोडाल्फ विर्चो ने। इसलिए सेल थ्योरी के अंदर अगर रोडाल्फ विर्चो की अगर बात करें, तो रोडाल्फ विर्चो ने सेल थ्योरी को थोड़ा और अच्छा किया। इसको हम लोग मॉडर्न सेल थ्योरी भी कहते हैं बेटा। इसमें और भी पॉइंट है, जब आप क्लास 11th में आएंगे, नीट के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि मॉडर्न सेल थ्योरी में और भी क्या क्या स्टेटमेंट है। अभी आपके लेवल पे इतना ही याद रखिएगा कि रोडाल्फ विर्चो मॉडिफाइड द सेल थ्योरी, ही सेड ओमनी सेलुला, ई सेलुला, व्हिच मींस ऑल न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। क्लियर टू एवरीवन? सवाल समझ में आ गया? डेट जरूर याद रखिएगा, 1855। आगे बढ़े बच्चों हम लोग। चलिए नोट कर लीजिए जरा इसे आप लोग। Okay, omnicellula, ecellula, Ammar. Yes, omnicellula, ecellula, which means every new cells are arise from pre-existing cell.
चलिए बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा डेट हम पीछे आ जाते हैं, क्योंकि हमने 1838 के बाद सीधा हम 1855 पे आ गए थे। एक चीज हमारा बीच में रह गया, छोड़ा था मैंने उसे जानबूझ करके, ताकि आपको सेल की जो थ्योरी है वो पूरा एक साथ कंपाइल कर दिया जाए। हम आते हैं डेट बेटा 1839 पे। डेट कहाँ आते हैं बच्चों? 1839 पे आते हैं। साइंटिस्ट का नाम है जेई परकिंजे। साइंटिस्ट का नाम है क्या बच्चों? जेई परकिंजे। जेई परकिंजे ने क्या कहा बेटा? जेई परकिंजे ने एक टर्म दिया, एक वर्ड को दिया, और वो वर्ड क्या था? ही गिव्स अ टर्म, ही गिव्स अ टर्म कॉल्ड एज, उसे हमारा आप क्या कहेंगे बच्चों? कहेंगे उसे अपन प्रोटोप्लाज्म। आई बात समझ में? मैंने क्या कहा? आपसे सवाल पूछा जाएगा कि हु गिव्स द टर्म प्रोटोप्लाज्म, आप क्या जवाब दीजिएगा बच्चों? हु गिव्स द टर्म प्रोटोप्लाज्म? जेई परकिंजे, डेट 1839। अच्छा, इस प्रोटोप्लाज्म का क्या मतलब है आप समझिए जरा सा, कि प्रोटोप्लाज्म किसको कहेंगे बच्चों? तो देखो बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, तीन चीजों के कॉम्बिनेशन को हमारा आप क्या कहेंगे बच्चों? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। एक आपका सेल मेम्ब्रेन, दूसरा आपका बच्चों किस चीजों के बारे में अगर हम बात करें? न्यूक्लियस। तीसरा हम लोग अगर बात करें बच्चों, साइटोप्लाज्म। इन तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन फॉर्म को हम और आप क्या कहते हैं बच्चों? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। द कॉम्बिनेशन फॉर्म ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन क्या है बेटा? एवरी सेल इज बाउंडेड विथ अ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। ये क्या हो गया बच्चों? सेल मेम्ब्रेन हो गया। ये यहां बीच में आपके न्यूक्लियस प्रेजेंट हो गए, और यहां आपके पास न्यूक्लियस के आउटसाइड चारों तरफ बच्चों क्या प्रेजेंट हो गया? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हो गया। तो इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन फॉर्म को हम और आप क्या कहेंगे बच्चों? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल, और इसको हम लोग एक और नाम से जानेंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहेंगे बेटा इसको हम लोग? इट इज ऑल्सो नोन एज बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का ये सबसे बेसिस यूनिट होता है, सबसे बेसिक, बेसिक नहीं, बेसिस यूनिट होता है। याद रखिएगा प्रोटोप्लाज्म को। क्लियर? अच्छा, एक बात और, आपने प्रोटोप्लाज्म पढ़ा, प्रोटोप्लाज्म को ही इससे पहले एक साइंटिस्ट और आए थे, उनका नाम था बच्चों, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे डिटेल करते हैं इसके बारे में। ओके, ओमनी सेलुला, ई सेलुला, ठीक है सर। स्लो मोड है वीडियो का, प्लीज ऑफ कर दीजिए। मैं एक बार टेक्निकल टीम से बात करता हूं। वैसे आज की क्लास ठीक है, देखते हैं अभी चीजों को। हेलो सर, फैजाल जमशेदी, हेलो सर, हेलो। ओके बच्चों, ठीक है, यहां तक में आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है बच्चों? बढ़िया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। हमने कहा कि प्रोटोप्लाज्म के बारे में ही एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म से पहले, उसी को बदला था जेई परकिंजे साहब ने। उससे पहले एक साइंटिस्ट थे, 1835 में आए थे वो, और उनका नाम था बच्चों मैक्स डुजार्डिन। मैक्स डुजार्डिन ने एक शब्द दिया था, एक टर्म दिया था, ही गिव्स अ टर्म, he gives a term, और उस टर्म को हम लोग कहते हैं बच्चों सार्कोडी। सार्कोडी, सार्कोडी एक्चुअली में प्रोटोप्लाज्म का ही पुराना नाम कह लीजिए आप, लेकिन
मैक्स ड्यूजार्डिन साहब ने सिर्फ एक कह लो कि कमी नहीं बता पाए, उन्होंने इस प्रोटोप्लाज्म को यानी सार्कोडे जो उन्होंने टर्म दिया था, उन्होंने इसको कहा था कि ये नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल है, जबकि ये बात गलत है। ये बात क्या है, सार्कोडे यानी कि प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीनों के तीनों क्या है बच्चों, लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल है। तो इसलिए इस बात को हमारा आप नहीं मानेंगे, हम देंगे क्रेडिट किसको, जेई परकिंजे साहब को। 1839 he gives a term protoplasm. What is protoplasm? Combination of plasma membrane, cytoplasm and nucleus is called as protoplasm. लेकिन मैंने ये बात इसलिए आप लोगों को बता दी कि अगर आपसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि who gives the term सार्कोडे, तो एटलीस्ट आपको याद हो मैक्स ड्यूजार्डिन, डेट याद हो आपको 1835। क्लियर बच्चों? चलिए, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेल हिस्ट्री ऑलमोस्ट आपका कंपाइल होने पर है। एक और सेल हिस्ट्री के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि एक साइंटिस्ट यानी कि सबसे पहली बार माइक्रोस्कोप बनाने वाले साइंटिस्ट कौन थे, आपसे सवाल ये पूछ लेगा। तो देखिए बेटा, इसका क्रेडिट ना फिजिक्स के साइंटिस्ट को, गैलीलियो गैली को जाता है, जिन्होंने सबसे पहली बार माइक्रोस्कोप बनाया था। ये आपको फिजिक्स के टीचर बताए होंगे, आपने जब वो चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 10th का, क्या कहते हैं, नहीं 9th का ग्रेविटेशनल चैप्टर, तो उसमें एनसीईआरटी में बाकायदा ब्रैकेट में दे रखा है, ठीक है, डिड यू नो करके। लेकिन एक सवाल यहां पर से ये पूछ लेता है, ये एनसीईआरटी में मेंशन है कि हु गिव्स द टर्म्स, नहीं सॉरी, हु डिस्कवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो याद रखिएगा, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था बच्चों एम नॉल, एम नॉल, और दूसरे का नाम था एंड ई रुस्का। ये एनसीईआरटी में डेट दे रखा है बच्चों, इसलिए मैं ये डेट बता रहा हूं। और डेट है बेटा, याद रखिएगा, बड़ा यहां पर विवादित है। ये डेट जो है, आप गूगल पे करेंगे अलग डेट मिलेगा आपको, आप किसी बुक में देखेंगे अलग डेट मिलेगा आपको। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी बुक, किसी गूगल को नहीं मानना होगा आपको। एनसीईआरटी ने जो कह दिया वो आप समझ लो कि लोहे की लकीर है। एनसीईआरटी ने जो डेट दे दिया वो लोहे की लकीर है, आपको वही मानना होगा, क्योंकि ये सरकारी किताब है। जब आप क्वेश्चंस को आगे चल करके अगर क्लेम भी करेंगे, ये क्वेश्चंस आता भी है, आप क्लेम करेंगे, तो रेफरेंस आपको एनसीईआरटी का देना होगा, ना कि अदर किसी पब्लिशर्स का, अदर किसी पब्लिकेशन के बुक का, या गूगल को आप कोट करेंगे वहां पर। क्लियर? तो एनसीईआरटी ने इसका डेट दे रखा है बेटा क्या कहते हैं 1940। 1940 में दो साइंटिस्ट थे, इमनॉल और इजुस्का। ही डिस्कवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ही डिस्कवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ये बात, ही डिस्कवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, यहां से एक सवाल कई बार वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन जामिया 2015 में ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कितने मैग्निफिकेशन के ग्लास लगे हुए होते हैं। तो देखिए बेटा, इसके अंदर अगर बात किया जाए तो दो ग्लास होते हैं, एक होता है 10x का और दूसरा होता है बेटा 100x का। 100x वाले बहुत ही कह लो कि बहुत ही छोटे, जो जिसका बहुत ही साइज छोटा है, उसको देखने के लिए प्रॉपर यूज किया जाता है। नॉर्मल 10x वाला यूज करते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा, उसमें दो तरीके के ग्लास होते हैं, मैग्निफिकेशन जिसका 10x और 100x होता है। क्लियर टू एवरीवन? यहां पर आपका बच्चों सेल हिस्ट्री क्या होता है, कंपाइल होता है। सेल से आपके लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस आ सकते थे, वो हमने सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर दिया आपके सामने, ठीक है। अब कल की क्लास पे, चूंकि अब टाइम हो भी चुका है, लगभग ऑलमोस्ट 1 आवर की क्लास होनी थी आपकी, और कल की क्लास अभी थोड़ा सा आज टाइम डिले हो गया था 2-4 मिनट, क्योंकि हमें कैमरा को सेटिंग करना था इन चीज़ों की वजह से। कल की क्लास एज यूजुअल टाइम से स्टार्ट हो जाया करेगी, आप क्लास का वेट कीजिएगा, ठीक 5:15 से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। कल हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, हम लोग बात करेंगे सेल कितने टाइप के होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक के बारे में, और उसी के बाद हम लोग इस चीज़ों को आगे सिलसिला को जारी रखेंगे। तो कल एनसीईआरटी से एटलीस्ट आपको पढ़ के आना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में। और आज जितनी भी बातें हमने की सेल हिस्ट्री के बारे में, इसमें अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं कि वहां पे कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं, या कल की क्लास लाइव क्लास में भी आप पूछ लेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं वापस रिवाइज कर दूंगा इन चीज़ों को। क्लियर? ठीक है बच्चों, थैंक यू।